तो अब हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। ये है मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड करंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2 Imax स्क्वायर। तो इक्वेशन 5 gives the mean value of squared current, मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड करंट। अब ये जो मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड करंट है 1/2 Imax स्क्वायर, मैं इसको भी ग्राफ में शो कर रहा हूं। The graph of mean value of square current versus time is also shown in figure 1। अब इसी फिगर 1 में मैं इसको शो कर रहा हूं कि ये जो मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड करंट है ये किस तरह से होगा। तो ये क्या है, Imax स्क्वायर के हाफ के बराबर। देखें Imax स्क्वायर के हाफ के बराबर है, तो ये लाइन हमारे पास यहाँ पे किसी जगह पे होगी, इस जगह पे होगी। इसको हम कहते हैं मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड करंट, जो कि किसके बराबर है, हाफ Imax स्क्वायर के बराबर। Imax ये है तो उसका हाफ वो डेफिनेटली यहाँ पे होगा, उसका जो हाफ है वो डेफिनेटली यहाँ पे होगा। तो ये मीन स्क्वायर जो करंट है उसको भी हमने ग्राफ पे शो कर दिया। अब मैं फर्दर लिखता हूँ, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। तो एवरेज पावर पर साइकिल की वैल्यू हमें मिल गई है, एवरेज पावर पर साइकिल की वैल्यू हमें मिल गई है। ये जो इक्वेशन 6 है ये आपको एवरेज पावर पर साइकिल बता रहा है, जो कि एक डिवाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट में सोर्स से हासिल कर रहा है, एक डिवाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट में सोर्स से हासिल कर रहा है। सो इक्वेशन 6 गिव्स द मैग्नीट्यूड of average power per cycle which a device, तो हमने यहाँ पे डिवाइस के तौर पे बल्ब को कंसिडर किया है, which a device receives from an AC सोर्स। तो AC सोर्स से पर साइकिल जो एवरेज करंट एक डिवाइस रिसीव करता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आपको इक्वेशन 6 से मिल जाएगी। द एवरेज पावर पर साइकिल, जिस तरह आप ऑलरेडी एमीटर से वाकिफ़ हैं, एमीटर वो सर्किट कंपोनेंट है जो कि करंट को मेजर करता है। एमीटर वो सर्किट कंपोनेंट है जो कि करंट को मेजर करता है। तो AC सर्किट में अगर हम उस करंट को मालूम करना चाहें जो एमीटर मेजर करेगा, तो उस मकसद के लिए हमने क्या करना होगा, इक्वेशन 5 का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इन ऑर्डर टू डिराइव अ फार्मूला फॉर current which an ammeter measures in AC circuit, we take the square root of equation 5। तो हम इस मकसद के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 5 का स्क्वायर रूट लेते हैं। इक्वेशन 5 आपके पास ये है, ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 5 है डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं इस तरह से दोनों साइड का, हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं
तो हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी। हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी, स्क्वायर रूट की वजह से इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे सिंपली आई। बहुत तवज्जो से देखें, अब ये जो आई हमारे पास यहाँ पे, और एक वो एक्चुअल इक्वेशन 1 फार्मूला में हमने आई लिखा था जो कि एसी जनरेटर डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये वाला, ये आई जिसका हमने लिखा था कि ये है आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो इस आई में और इस आई में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये आई हमने एक ख़ास टेक्निक से हासिल किया। वो टेक्निक क्या है, ये देखें, स्क्वायर रूट है तो इसकी वजह से रूट, ये एवरेज है तो मीन, और ये स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये सिंपल आई नहीं है, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। आई आर एम एस हम इसको कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो ठीक है, स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमने एक ख़ास टेक्निक अप्लाई की। वो टेक्निक क्या थी, पहले हमने करंट का स्क्वायर लिया, फिर एवरेज लिया जिसको हम मीन कहते हैं, और फिर स्क्वायर रूट अप्लाई करके उसका स्क्वायर ख़त्म कर दिया। तो इस आई को अब हम कहेंगे आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा आई मैक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.707 ऑफ आई मैक्स। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो यह बन जाएगा 70.7% ऑफ आई मैक्स। ये आई आर एम एस, ये करंट की वो इफ़ेक्टिव वैल्यू है जो कि डिवाइस यूज़ करता है या डिवाइस उसे हासिल करता है। तो अभी मैं आई आर एम एस को मज़ीद इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम फर्दर लिखते हैं कि आई आर एम एस इज़ द इफेक्टिव वैल्यू of current which a device, for example bulb, uses या receives from an AC source to perform इट्स टास्क। तो आई आर एम एस वो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट है जो एक बल्ब यूज़ करता है एसी सोर्स से। एक्चुअल करंट जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है उसका ग्राफ तो ये है, ये ब्लैक लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये उसका ग्राफ तो ये है। लेकिन जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एक बल्ब को मिलता है जिसकी वजह से वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है, वो है आई आर एम एस, जिसकी वैल्यू हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूला से आपको क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट के 70% के बराबर है। तो आई आर एम एस को अगर हम ग्राफ में शो करना चाहें तो वो इस तरह से होगा। आई आर एम एस को अगर हम ग्राफ में शो करना चाहें तो इस तरह से होगा, ये होगा आई आर एम एस का ग्राफ। तो मैं फर्दर लिखता हूं, द ग्राफ लाइन ऑफ आई आर एम एस इज ऑल्सो represented in the graph of फिगर 1। फिगर 1 में जो ग्राफ है उसमें हमने आई आर एम एस को शो किया है। अब एक्चुअल जो करंट जनरेट हो रहा है एसी जनरेटर से वो ये है, उसका वेव फॉर्म क्या है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। लेकिन डिवाइस जो इफेक्टिव करंट यूज़ कर रहा है वो है आई आर एम एस। तो अब मैं फर्दर लिखता हूँ, फ्रॉम द ग्राफ it is clear that I
RMS वर्क्स लाइक प्योर DC। IRMS जो है वो बिल्कुल प्योर DC की तरह, क्योंकि प्योर DC का ग्राफ मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि वो भी इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है, और IRMS भी हमारे पास क्या है, उसी तरह का एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो IRMS ये हमारे पास करंट की वो इफ़ेक्टिव वैल्यू है जो कि AC सर्किट में लगा कोई डिवाइस इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है। तो एक्चुअल करंट I है, I का ग्राफ तो आपको नज़र आ रहा है, वो I मैक्स साइन ओमेगा T फार्मूला के मुताबिक बनता है, लेकिन जो करंट की इफेक्टिव वैल्यू है वो है IRMS, जो कि डिवाइस के हिस्से में आती है और उसको बेस बना के वो डिवाइस पर अपना जो भी उसका फंक्शन होता है, जिस तरह बल्ब का फंक्शन है लाइट प्रोड्यूस करना या हीटिंग कॉइल का फंक्शन है हीट प्रोड्यूस करना, तो वो अपना टास्क जो है वो IRMS की वजह से परफॉर्म कर रहा है। तो IRMS हमारे पास है I मैक्स डिवाइडेड बाय √2। जिस तरह IRMS के लिए हम फार्मूला डिराइव करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हम VRMS के लिए भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली VRMS इज इक्वल टू V मैक्स डिवाइडेड बाय √2, ये हो जाएगा 0.707 ऑफ V मैक्स, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 70.7% ऑफ V मैक्स, 70.7% ऑफ V मैक्स। इस तरह से इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 7 का, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 8 का। अगर हम इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 पे डिवाइड कर दें तो हम यहाँ पे देख सकेंगे कि VRMS जो है VRMS डिवाइडेड बाय IRMS ये इक्वल है V मैक्स डिवाइडेड बाय I मैक्स के, इक्वेशन 9। तो हम बिल्कुल यहाँ पे ये डिराइव कर सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 पे डिवाइड कर देंगे तो VRMS डिवाइडेड बाय IRMS ये इक्वल होगा V मैक्स डिवाइडेड बाय I मैक्स के। तो AC बिजली का जो निज़ाम है तो उसमें हमारे पास इन दोनों की रेशो से जो आंसर आता है एग्जैक्टली वही आंसर इनसे भी आता है। VRMS डिवाइडेड बाय IRMS से जो आंसर बनता है तो एग्जैक्टली वही आंसर जो है वो V मैक्स डिवाइडेड बाय I मैक्स से बनता है। अब हम एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम जब इस चैप्टर में आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि V मैक्स डिवाइडेड बाय I मैक्स ये इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम एक जनरल फार्मूला अब लिख सकते हैं कि ये सब के सब आपस में इक्वल हैं। तो हम इसके सामने अब लिख सकते हैं VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। तो ये तीनों के तीनों रेशोस आपस में इक्वल हैं, ये तीनों के तीनों रेशोस आपस में इक्वल हैं, यानी जो जवाब V मैक्स डिवाइडेड बाय I मैक्स से आता है एग्जैक्टली वही आंसर V डिवाइडेड बाय I से भी आएगा, और एग्जैक्टली वही आंसर जो है वो VRMS डिवाइडेड बाय IRMS इससे भी आएगा। तो ये तीनों के तीनों रेशोस इक्वल हैं, और अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी V डिवाइडेड बाय I की जगह अगर मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ गई तो ये मैं लिख सकता हूँ, या V डिवाइडेड बाय I की जगह अगर मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ गई तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। तो ये आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल या इंटर कन्वर्टेबल है। तो इस ग्राफ से आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि IRMS ये करंट की वो इफ़ेक्टिव वैल्यू है जो कि डिवाइस के हिस्से में आती है, और इसको यूज़ करके डिवाइस अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है।